हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे ऑर्डर डिटर्मिनेशन। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सबको अपन ने पढ़ा, इनको डेराइव भी अपन ने किया। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो उसका ऑर्डर कैसे बताना होता है, किस किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इनको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे ऑर्डर डिटर्मिनेशन। ऑर्डर डिटर्मिनेशन, ऑर्डर डिटर्मिनेशन कि ऑर्डर है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। पहला बता रहे हैं वांट ऑफ कंसंट्रेशन मेथड। वांट ऑफ कंसंट्रेशन मेथड, और वांट ऑफ कंसंट्रेशन मेथड में रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के, और जो भी उसकी पावर होगी वो उसकी किसको बताएगी, ऑर्डर को। क्लियर है। सेकेंड है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, और हाफ लाइफ मेथड में अपन ये देखा था टी हाफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है a टू द पावर n-1, जहां पे n किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर को। याद है ना, टी हाफ अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होगी, टी हाफ और ए एक दूसरे के इनवर्स होंगे। देखो n इक्वल टू जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो टी हाफ क्या होगा, 1 अपॉन ए इनवर्स, या क्या लिखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, n इक्वल टू 1 में टी हाफ 1 अपॉन ए की पावर 1-1, जीरो 1 हो गया, डिपेंड ही नहीं करेगी। और n इक्वल टू 2 लिखोगे तो टी हाफ 1 अपॉन ए टू द पावर 2-1, तो कितना बच गया, 1, ये हुआ। या फिर यहाँ पर दो दे रखा हो तो कंपेयर करके लिख सकते हो, यहाँ पर T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, A2 अपॉन A1, और पावर कितनी होगी, n-1। इसे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। थर्ड यहाँ पे लिखना ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखो ग्राफ से कैसे बताओगे, ये दिया रहता है x वर्सेस t कर्व। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, या फिर ct वर्सेस t कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा, तो x इक्वल टू kt है तो किसके अंदर आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस कंडीशन में कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, जीरो। ऐसा दे रखा हूं। ऐसे देखो, अगर ये लॉग टर्म दे रखी, लॉग c0 अपॉन ct वर्सेस t, ये स्ट्रेट लाइन, और आपको पता है लॉग में जब भी स्ट्रेट लाइन आती है लॉग वाली तो किसके अंदर आती है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। ऐसे ही लॉग ct वर्सेस t, ये अगर आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, ये आपके पास में स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर a-x इनवर्स वर्सेस t, या ct इनवर्स वर्सेस t, ये आपके पास में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो कौन सी होती है, सेकेंड ऑर्डर। तो कई बार डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे दिया रहता है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ध्यान रखना लॉग में जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ये वाला जो डायरेक्ट में स्ट्रेट लाइन आती है तो कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर। और इनवर्स में स्ट्रेट लाइन आती है तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। देखो एक पूछा हुआ क्वेश्चन लिखवा रहे, ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, लिखो ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, log P(N2O5) versus T is straight line. स्ट्रेट लाइन ऑर्डर विल बी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपको ये पता है log ct वर्सेस t, ये तो होगा ना, log में जब भी स्ट्रेट लाइन आती है तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर।
होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, चलो मैं इसको हटा के दोबारा से बताता हूं, एक और बताता हूं। जैसे आपको यहां पे एक कर्व बना के दे रखा है, ये दे दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है log R ret वर्सेस log A, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये लाइन आ रही है और यहां पे थीटा दे रखा है 30% और ये वैल्यू है 2। कैलकुलेट द ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या आपको कंसंट्रेशन और रेट में, तो वांट ऑफ मेथड है उसको अप्लाई करना। वांट ऑफ कंसंट्रेशन मेथड क्या होता है, R इक्वल टू के ए टू द पावर n, और n यहां पे क्या होगा ऑर्डर, लॉग फॉर्म में तो लॉग ले लो आप, क्या होगा लॉग R इक्वल टू लॉग के, ये किस में रखोगे प्लस में, और पावर को कहां रखा जाता है लॉग से पहले, n लॉग a, ये आ गया। ये y एक्सिस पे है, log a x पे इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन स्लोप होता है, और ये साथ में क्या होगा इंटरसेप्ट। और यहाँ पे स्लोप ही किसको बताता है ऑर्डर, यहाँ पे जो स्लोप है जो m है वही किसके बराबर है n के बराबर, और स्लोप किसके बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पे कितना 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1/√3। या ऐसे भी दे सकते हो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √3/3 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ना, n इक्वल टू ऑप्शन में √3/3, ये ना √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3 हो गया, ऊपर कितना आ गया √3। ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्डर है उसको डिटर्मिनेशन किया जाता है। और देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करवाते हैं। लिखेंगे कि ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से दिखेगा, कैसे बताएंगे। लिखो इन ए रिएक्शन ए चेंज इन पी, इन ए रिएक्शन a change in P, if concentration of A increase by 2 times, if concentration of A increased by 2 times, then rate becomes 8 times, ऑर्डर विल बी। अगर कंसंट्रेशन को आपने 2 टाइम किया तो रेट कितने टाइम होगी 8 टाइम होगी, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो अपन ये जानते हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका बेटा देखिएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A टू द पावर n, ये कितना टाइम हो गया 8 टाइम, कब, जब कंसंट्रेशन को कितना किया आपने डबल, तो ये लिख सकते हो ना, या ये लिख सकते हो R इक्वल टू के, ये हुआ, तो यहां से क्या होगा 8 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा 2 की पावर n, और 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, ये तो होगा ना 8, ये कितना होगा 2 की पावर n, बेस सेम होता है तो पावर को भी सेम कर दो तो n इक्वल टू कितना होगा 3, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी थर्ड ऑर्डर। सिंपल सा बेटा, कंसंट्रेशन को 3 टाइम किया तो रेट कितने टाइम हो गया 8 टाइम, तो कंसंट्रेशन की पावर n, ये n ही क्या होता है ऑर्डर, ये 8 है, ये 2 की पावर n, तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3 तो होता है ना 8, तो n इक्वल टू कितना होगा 3। लिखो नेक्स्ट, फॉर ए रिएक्शन, चलो थोड़ा सा और बता देते हैं इससे कि लोग वगैरह आ जाए, सीधा ऐसे नहीं आए तो लोग लेके कैलकुलेट कर लो बेटा, ऐसे डायरेक्ट आएगा, वैसे नीट में ऐसे डायरेक्ट आता है कि 27 8 इस टाइप का आता है 9, और ऐसा नहीं आए दूसरी टाइप का है फ्रैक्शनल टाइप की वैल्यू है, तब कैसे करना है तो आपको बताया जाता है, लोग लेके कर लेना। लिखो फॉर ए रिएक्शन A कन्वर्ट इन P, ये एक रिएक्शन दे रखा है, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज बाई 3 टाइम, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज बाई 3 टाइम, इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स, वॉल्यूम को कितना टाइम किया 3 टाइम, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो वॉल्यूम 3 टाइम करोगे तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 1/3, ये वाला वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज बाई 3 टाइम, रेट बिकम्स
then rate becomes 1/2√3, 1/2√3 times, then order will be, तो ऑर्डर क्या होगा? वो ये सेम है बेटा, क्या होता है? R इक्वल टू के ए टू द पावर n। तो यहां पर रेट कितने टाइम होगी? 1/2√3 टाइम होगी। कब हुआ? जब यहां पर इसके वॉल्यूम को कितना किया? 3, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? 1/3। क्या लिख सकते हो? 1/2√3 इक्वल टू 1/3 है इसकी पावर n। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2√3 इक्वल टू 3 की पावर n। लॉग लेके सॉल्व कर लो, क्या होगा? log 2 प्लस log √3। 3 को क्या लिख सकते हो? √3 क्या होती है? ये होगा ना log √3, 3 की पावर हाफ इक्वल टू n log 3। देन बेटा देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा? n log 3 इक्वल टू कितना होगा? n log 3 इक्वल टू, ये लिख सकते हो ना, n log 3 इक्वल टू log 2, log 2। पावर को क्या करते हो आप? सॉल्व करते हो log से पहले लिख लेते हैं, प्लस 1/2 log 3। सॉल्व करेंगे कितना आया? n log 3 है, ये अपॉन में ले जाओ, ये अपॉन में log 3। तो n इक्वल टू log 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.48, सॉरी 0.30। ये कितना होगा? 0.48, 0.48। तो कितना होगा? n इक्वल टू 0.30 प्लस 0.24, 0.48। ये कितना होगा? 0.4 और 5 और 0.48, 54/48। ये आगे और सॉल्व कर सकते हो, 6 से कैंसिल करो, 9/8। इस टाइप से फ्रैक्शनल रेट है, ये आ जाएगी। तो बेटा जनरली तो नीट में डायरेक्ट रहता है, अगर डायरेक्ट नहीं हो, फ्रैक्शनल टाइप की हो, तो लॉग लेके इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? और बताते हैं, देखो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखो, फॉर ए रिएक्शन 2a प्लस बी चेंज इन प्रोडक्ट, ये दे रखा है 2a प्लस बी चेंज इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी अपनी मान लेते हैं COD। अब देखो यहां पर 4 एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, ये 4 एक्सपेरिमेंट। यहां पे कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B है। पहले मान लेते हैं कंसंट्रेशन 0.1 m, ये 0.3 m के अंदर, ये ध्यान रखना मोलैरिटी में, और ये 4, ये 0.1, 0.2, 0.4, 0.1 ये दे दिया। और रेट है यहाँ पे पहले 6 × 10⁻³ 7.2 × 10⁻², 2.88 × 10⁻⁻1 और लास्ट है 2.4 × 10⁻², ये दे रखा है। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर विल बी, एक्सपेरिमेंट ऐसे दे रखे, 4 कंसंट्रेशन A, B और उसकी रेट दे रखी है इधर। तो देखिएगा आपको क्या करना है। आप ये जानते हो रेट इक्वल टू R इक्वल टू K, A की पावर, ये 2 नहीं लिख सकते, N मान लो, M मान लो, चलो M लिख देता हूं, ये ऑर्डर है। और B है इसकी पावर अल्फा बीटा मान लो, चलो मैं इसको मान लेता हूं अल्फा, और ये वाला है बीटा, ये ऑर्डर है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। एक्सपेरिमेंट पहले देखो, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले मैं सेकंड और थर्ड से देखूं, ये सेकंड और थर्ड से ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट। अब बी की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, इसको 2 टाइम किया, इसको 2 टाइम किया, तो ये कितना टाइम हो गया? 4 टाइम। इसको 2 टाइम किया तो ये कितना टाइम हो गया? 4 टाइम। समझ में? ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, ये कांस्टेंट रखा, इसकी बी की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, तो रेट कितनी होगी? 4 टाइम। तो बताओ क्या होगा?
4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर बीटा। तो बेस सेम होता है तो इसकी पावर को सेम कर दे, बीटा इक्वल टू क्या होगा 2। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया 2। ऐसे देखो यहां पे आपने एक्सपेरिमेंट 1 और 4 से बी की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन, इसको कांस्टेंट रखा। एक बार ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख दो, फिर बी का कैलकुलेट कर लो ऑर्डर, फिर बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखो, ए का कैलकुलेट कर लो। तो बी में देखो फर्स्ट और 4 के अंदर ये कांस्टेंट 0.1 है, ये 0.1 है, ये कांस्टेंट है। आपने इसको कितना टाइम किया, 4 टाइम। तो ये भी कितना टाइम हो गया, 4 टाइम। ये भी कितना है, 4 टाइम। बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखे, ए की कंसंट्रेशन को 4 टाइम किया, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन लिखोगे ना यहाँ पे अल्फा। बी तो कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, देखो फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में इसको आपने 4 टाइम किया, इसको 4 टाइम किया, तो ये भी कितना टाइम हो रहा है, 4 टाइम। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा 1, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होगा 2, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ए को कांस्टेंट, बेटा जब भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हो तो कांस्टेंट वाली टर्म को पकड़ो। जब भी किसी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो, जैसे ए के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना हो ए का, तो बी की कांस्टेंट टर्म को पकड़ लो। फिर देखो कितना टाइम किया, इसमें कांस्टेंट 1 और 4 में आ रहा है, तो 1 और 4 में ए को 4 टाइम किया, तो ये कितना टाइम हो गया, 4 टाइम। इसका मतलब ऑर्डर 1। बी का कैलकुलेट करना हो तो इसकी कांस्टेंट टर्म सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, इसको कांस्टेंट रख के इसको डबल किया, तो ये कितना टाइम होगा, 4 टाइम। डबल किया तो 4 टाइम, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 2। एक और करवाते हैं। लिखिएगा इफ रेट इक्वल टू, इफ आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन पावर n, it become 100 time when it becomes 100 times, ये 100 टाइम्स हो जाती है रेट when pH change 2 to 1, then order will be pH change from 2 to 1, then order will be, find the order। देखो ये है R इक्वल टू के H प्लस साइन, इट बिकम 100 टाइम, रेट कितने टाइम होगी 100 टाइम। कब, जब pH कितना फ्रॉम 2 to 1, 2 से कितनी हो जाएगी 1। और आप ही जानते हो pH इक्वल टू क्या होता है, हिंट बता रहे हैं, pH इक्वल टू होता है माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन, यही तो होता है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन इक्वल टू क्या होगा, ये तो 10 की माइनस पावर pH। तो पहली कंडीशन में pH 2 थी, कंडीशन फर्स्ट में pH 2 थी, इसका मतलब H प्लस साइन की कंसंट्रेशन कितनी थी 2। और 100 टाइम कब होगी, जब इसकी pH कितनी होगी 1, H प्लस साइन की कंसंट्रेशन। यानी ये पहला 0.02 था, ये कितना होगा 0.1, इसका मतलब ये कितना टाइम हो गया 10 टाइम। यानी कंसंट्रेशन को 10 टाइम किया, तब रेट कितनी हुई 100 टाइम। R इक्वल टू क्या होगा के H प्लस साइन की कंसंट्रेशन n, ये 100 टाइम हुई है, जब ये कितना टाइम किया 10 की पावर n। तो 100 क्या होता है 10 की पावर 2 ही तो होता है ना, तो 10 की पावर n, तो n इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ध्यान रखिएगा आपने क्या किया, यहाँ पर pH लिख दो बेटा, pH कुछ नहीं होते, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइन, कुछ भी लिखाओ, बस आप तो ये देखो इससे रिलेट करना, R इक्वल टू के H प्लस साइन की पावर n। तो यहां पर रेट कितना टाइम हो रही है, आपने कंसंट्रेशन को कितना टाइम किया 0.01 से 0.1 कर दिया, कितना टाइम किया 10 टाइम, तो रेट कितनी होगी 100 टाइम। तो n की वैल्यू कितनी होगी 2। नोट कीजिए, लिख लिया। चलो और बताते हैं आपको, कुछ रिएक्शन और बता देते हैं, जैसे पैरेलल रिएक्शन होती है, कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन होती है, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिखो पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। देखो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, देखो ए मान लिया, ये एक रिएक्टेंट है ए, ये ऐसे पैरेलल 2 प्रोडक्ट में जा रहा है, बी के अंदर भी जा रहा है और सी के अंदर भी जा रहा है, ऐसे पैरेलल 2 के अंदर गया बी एंड सी। यहां पे इसका रेट कांस्टेंट है K1 और इसका रेट कांस्टेंट है K2, ये मान लिया। तो यहां पे इसकी रेट लिखेंगे माइनस dA/dt इक्वल टू क्या लिखोगे K1A, रिएक्टेंट की तो होती है ना, चाहे इसमें जाइए, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लस K2A।
ये इसकी रेट होगी। अगर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ सी पूछा जाए, परसेंटेज ऑफ सी या परसेंटेज ऑफ बी या इन परसेंटेज, तो यहाँ पे बी और सी की परसेंटेज पूछी जाती है, तो बी के लिए क्या होगा, बी किसके रेस्पेक्ट में बनेगा, के के रेस्पेक्ट में K1 अपॉन K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई 100। और परसेंटेज ऑफ सी पूछा जाए तो सी किससे बन रहा है, K2 के रेस्पेक्ट में, तो ये K2 टोटल को नीचे रखते हैं, K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई 100। एक और पूछ लिया जाता है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, तो यहां पे देखो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होती है ई ओवरऑल, ये होता है K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2, ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या करोगे, इसके रेस्पेक्ट में K1 A1 E1 और K2 E2 अपॉन K1 प्लस K2, ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ये थी पैरेलल रिएक्शन। बेटा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली इसका पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ सी। ऐसे बता देते कॉन्स्टिट्यूटिव रिएक्शन और चेन रिएक्शन। कॉन्स्टिट्यूटिव ऑब्लिक चेन रिएक्शन, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑब्लिक चेन रिएक्शन। देखो चेन रिएक्शन क्या होती है, जहां पे ए किस में कन्वर्ट होता है, बी कन्वर्ट किस में होगा, सी, ऐसे ऐसे चलता जाता आगे। यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, यहाँ पे K2 मान लेते हैं, आगे K3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए की डिसअपेरेंस की रेट देखो, तो क्या लिखोगे, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा ना। बी के लिए देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के अपीयरेंस की रेट आप देखोगे, तो बी के लिए क्या लिखोगे, अपीयरेंस की रेट dB अपॉन dt, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में भी काम करेगी, नेट लिखोगे बेटा इसके लिए। यहां पे देखो ए के रेस्पेक्ट में बी बन रहा है, तो इसके लिए तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट, बी से क्या बन रहा है, सी, यहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट। एक टाइप से ये क्या हो गया, ये फॉर्म भी हो रहा है और ये डिसोसिएट भी हो रहा है, इसका मतलब एक टाइप का ये मान सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है बी के रेस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या लिखोगे, K1 A माइनस K2 B, ये लिखोगे। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सिर्फ सी तक ही मान रहे हैं, तो सी के लिए क्या होगा, DC अपॉन dt, ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा यहाँ पे, तो ये क्या लिखोगे, K2B, किससे बन रहा है, K2B, यानी ये रेट क्या बताया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होती है कॉन्स्टिट्यूटिव चेन रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन और कॉन्स्टिट्यूटिव चेन रिएक्शन, ये ध्यान रखना। वो ये जो अपन ने पढ़ के आया, रेट होता है डिसअपेरेंस और अपीयरेंस में रिएक्टेंट के लिए तो नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट लगा देते हैं। आगे हेडिंग लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कौन कौन से फैक्टर और रेट ऑफ रिएक्शन इस पे इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन, देखो क्या होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर N। तो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन विल इंक्रीज्ड, इफेक्टिव कोलिजन ये बढ़ जाता है, और इफेक्टिव कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन है ये बढ़ जाएगी, ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा। ऐसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट,
प्रेशर भी सेम होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, गैसेस स्पीसीज होगा तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर की पावर है वो, ये प्रेशर इंक्रीज करने पे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट, ये सब अपन पढ़ चुके हैं बेटा, समराइज कर रहा हूं बस। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको पता है चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से वो एक एनर्जी को गेन करके एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर जाएंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। फोर्थ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है इसका इफेक्ट बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को बढ़ा देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी, ये कैटलिस्ट का इफेक्ट। 5 बता देते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो बेटा रिएक्टेंट की नेचर है, जैसे यहां पर NO प्लस हाफ O2 ये जा रहा है NO2 में, ये रिएक्शन होती है फास्ट, और CO प्लस हाफ O2 ये जाता है CO2 में, ये रिएक्शन होती है स्लो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इसके अंदर देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर NO का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 से कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या लेस स्टेबल है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो लेस स्टेबल होने के कारण रिएक्शन फास्ट करेगा, यानी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। 6 बता देते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बेटा लाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन होते हैं उनको बोल देते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। मैं लिख नहीं रहा हूं, थ्योरेटिकल है, आप समझ लेना या खुद से लिख लेना कि ये वाली रिएक्शन किस में होती है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन पर। लाइट का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे, जैसे फोटोसिंथेसिस है या विजन प्रोसेस है। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन ये टेम्परेचर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस है वो लाइट की प्रेजेंस में होगा लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता वहां पे। विजन प्रोसेस है वहां पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन देख रहे हैं तो किस में देख रहे हैं, लाइट में, टेम्परेचर का उसमें कोई रोल नहीं है, इंटेंसिटी का रोल होता है। तो यहां पर रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। 7 है सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया। देखो आप पढ़ के भी आते हो कि अगर आपने कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको पाउडर फॉर्म में लिया, उसको पीस लिया आपने, पाउडर फॉर्म बना ली उसको, तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उसकी रिएक्टिविटी, एक्टिव साइड बढ़ेंगी जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग रेट। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। और बेटा इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवाए, आप सोल्व कीजिएगा। कोई भी सीट किसी भी कोचिंग के आप सोल्व करते हैं उसको सोल्व कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दिए, अपन उसको डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।